हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने जो पावर सीरीज एंड एक्सपांसन चैप्टर स्टार्ट किया है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, टेलर्स एक्सपांसन पे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहें वीडियो से। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, टेलर्स एक्सपांसन या फिर टेलर थ्योरम या फिर टेलर सीरीज़, तो क्या है स्टेटमेंट? लेट एफ बी रेगुलर एट अल्फा बिलोंग्स टू सी। एफ जो है अल्फा पर रेगुलर है, देन देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन डिस्क अराउंड अल्फा। एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ पावर सीरीज summation n z minus alpha whole power n, then this series is called Taylor's expansion or Taylor series in the neighborhood of alpha या in the disk of alpha। ओके, आई होप आपको रेगुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एनालिटिक का कॉन्सेप्ट पहले से ही मैं वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड है ना, वीडियोज़ ऑफ रेगुलरिटी, तो उसको आप बिल्कुल देख लीजिए अगर क्लियर नहीं हुआ है तो क्या है रेगुलरिटी? अब तो ये तो पता होना चाहिए। हमने फंक्शन को क्या लेकर चल रहे हैं? रेगुलर लेकर चल रहे हैं अल्फ़ा पर। अल्फ़ा पर रेगुलर होने का मतलब क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर रेगुलर है, इसका मतलब अल्फ़ा जो है एफ़ का रेगुलर पॉइंट है। और अगर अल्फ़ा एफ़ का रेगुलर पॉइंट है, इसका मतलब अल्फ़ा के अराउंड या अल्फ़ा के है ना, अल्फ़ा पर सेंटर्ड कम से कम एक ऐसा डिस्क मिल जाएगा जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। यही मीनिंग होता है रेगुलरिटी का। क्लियर ना? तो फंक्शन अगर अल्फ़ा पर रेगुलर है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा के अराउंड कम से कम एक ऐसा डिस्क मिल रहा होगा जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। दैट इज़ इस डी के अंदर फंक्शन जो है एनालिटिक है। दैट्स इट। तो ये जो फंक्शन एफ है वो एक एनालिटिक फंक्शन हुआ इस डिस्क में, ठीक है। तब आपको एक ऐसा ओपन डिस्क, तो वही बात बोला गया, वही चीज़ है। फंक्शन अगर रेगुलर अल्फ़ा पर है, इसका मतलब अल्फ़ा के अराउंड कम से कम एक डिस्क मिल जाएगा जिसमें फंक्शन एनालिटिक होगा। और वो फंक्शन स्पेशली पावर सीरीज़ के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। पावर सीरीज़ आपको पता होगा, ये पावर सीरीज़ होता है ए समेशन ए एन जेड माइनस अल्फ़ा पावर एन, ये पावर सीरीज़ होता है। और पावर सीरीज़ के सम होने का मतलब है उनका वो जो है कन्वर्ज कर रहा है। उनका सम होने का मतलब उनकी लिमिट फंक्शन डिफाइन है, और उनकी लिमिट फंक्शन क्या होती है? एनालिटिक होती है। कन्फर्म ना? और चूंकि यहाँ पर इन द नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा की बात कही है, वो इसी पे बात कही गई है, तो क्लियर हो रहा है, बात समझ आ रही है कि फंक्शन अगर रेगुलर है अल्फ़ा पर, तो अल्फ़ा के अराउंड एक ऐसा डिस्क मिल जाएगा जिसमें जो भी पावर सीरीज, जो भी आपने फंक्शन लिया है, वो फंक्शन जो है पावर सीरीज़ के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई रेगुलर पॉइंट लिया, अगर फंक्शन अल्फ़ा पर रेगुलर है, इसका मतलब अल्फ़ा के अराउंड ओपन डिस्क मिला, उसमें फंक्शन एनालिटिक हुआ। तो जो भी फंक्शन आप एनालिटिक ले रहे हैं वो फंक्शन एक्चुअली किसी पावर सीरीज़ के सम के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। अब किसी पावर सीरीज़ के सम के रूप में उसे लिख पा रहे हैं, तो जो पावर सीरीज़ जो है वो आपका टेलर सीरीज़ या टेलर एक्सपांसन होगा। यही यहाँ पर डिफाइन करके दिया गया है इन दिस नेबरहुड अल्फ़ा। अब इसी को आप किस फॉर्म में डिनोट करते हो? मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फ़ा लेस देन आर, ठीक है ना। ये ओपन डिस्क ही तो है और यहाँ पर इसके कोई ना कोई रेडियस होगी, वो आर है। अब इसी को आप क्या बोलते हो? डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। और यहाँ पर ये आर है, उसको क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कन्फर्म हुआ? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। तो ये हुआ टेलर सीरीज या टेलर एक्सपांसन का कॉन्सेप्ट। इफ़ एफ इज़ रेगुलर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब गारंटेड है कि उसे है ना किसी न किसी एक नेबरहुड के अंदर उसे टेलर एक्सपांसन के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात आती है टेलर सीरीज़ को एक्चुअली किस फॉर्मेट में शो करते हैं, कैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। वो चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे में लिखा है, ठीक है, उसको देखिए। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ़ एफ इज़ रेगुलर एट अल्फ़ा देन द करस्पॉन्डिंग टेलर सीरीज विल बी एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन एन जेड माइनस अल्फा होल पावर एन। तो ये तो क्लियर है, फंक्शन रेगुलर है अल्फ़ा पर, इसका मतलब अल्फ़ा के अराउंड ये जो डिस्क है इसमें फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक। और उसके बराबर में हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस फंक्शन को इसके सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका सम होने का मतलब ही यही है, पावर सीरीज के सम का मतलब ही यही है कि इनके इक्वल क्या होगा? एफ ऑफ जेड होगा। तो ये जो है समेशन ए एन जेड माइनस अल्फा होल पावर एन, यही आपका इस फंक्शन के करस्पॉन्डेंस इस नेबरहुड में टेलर सीरीज है। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस अल्फा का होल पावर एन, ये जो दिया है इसमें ए एन क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। ये जो समेशन, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको क्लियर करना है अपने को। तो ये होता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए एन इक्वल्स टू होता है समेशन
एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन जेड माइनस अल्फा होल पावर एन, यानी कि फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा लेस देन आर, इसी को इन द नेबरहुड ऑफ अल्फा करके आप बोल सकते हो। ये चीज़ हो गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए एन इक्वल्स टू होता है एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन। ये बात आपको याद रखना, एक्चुअली थ्योरम से ये प्रूफ हुआ है। इनका प्रूफ आप चाहे तो कोई भी रेफरेंस बुक आप है ना पोन्नुस्वामी का आप देख सकते हैं, या फिर आप एक होता है के कसाना का बुक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें ये जो प्रूफ है कंप्लीट मिल जाएगा। हमें उसके स्टेटमेंट को फॉलो करना है, उनके थ्रू क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं यही पे इसी पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक का प्रूफ देना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो फिलहाल ये तो क्लियर हो गया कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेसन ए एन जेड माइनस अल्फा होल पावर एन, जिसमें से ए एन का मतलब होता है एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ ए अपन फैक्टोरियल एन। ठीक है, ये जो ए एन होता है वो एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ ए अपन फैक्टोरियल एन होता है। और याद होगा ये मैंने कॉचीज इनइक्वालिटी के दौरान भी कहा था। ठीक है, ये हो गया। और आपको मैंने बताया था कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, उसको मैं प्रूफ करके भी बताया था। और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उसका स्टेटमेंट आपको पता होगा, तो उसके थ्रू आप इसे है ना आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। वी नो दैट एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ ए कॉची इंटीग्रल फार्मूला से आपको पता है एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ ए इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। ठीक है, अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा, एफएनथ डेरिवेटिव, अच्छा एक चीज़ और, जो पॉइंट आप ले रहे हो वो अल्फ़ा है, तो जो पॉइंट ले रहे हो वो अल्फ़ा है, तो क्या होगा यहाँ पर एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो एफएनथ डेरिवेटिव, अब देखिए एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ ए इक्वल टू इतना होता है। अब यहाँ फैक्टोरियल एन नीचे में है ऑलरेडी, तो अपॉन फैक्टोरियल एन है, तो क्या बचेगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन, अब ये जो सी है वो एक्चुअल में है ना ये मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा इक्वल्स टू आर, क्लियर हो रहा है ना, वो होगा। तो इस तरीके से एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा होल पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। ठीक है, जब इनका यूज़ होगा तो अब इनको भी यूज़ करेंगे। बाकी ऊपर में जो लिखा हुआ वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ज़्यादा मेन है। तो आपको फाइनली आपको याद ये रखना है कि किसी भी टेलर एक्सपांसन का मतलब होता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू जेड माइनस अल्फा होल पावर एन फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा लेस देन आर। ये होता है अल्फा का नेबरहुड, क्लियर है, जिसे मैंने ओपन डिस्क के फॉर्मेट में लिया है। तो यही हमारा होता है टेलर एक्सपांसन किसी भी फंक्शन का। अब एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर। अच्छा, यहाँ पर इन केस एट अल्फा इक्वल टू 0 एफ ऑफ जेड कन्वर्ट्स समेशन एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल एन जेड माइनस 0 होल पावर एन, यानी जेड पावर एन फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू मॉड ऑफ जेड लेस देन आर। तो ये भी आप ध्यान रखिए, अगर 0 के नेबरहुड पे बात कर रहे होंगे तो उस समय ये सिचुएशन होगा एट अल्फा इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल एन जेड पावर एन, मैक्लॉरिन्स का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा, और एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आप तो जानते ही हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है ना। और ये ऑब्वियस है, आपको पता है कि ये होता है एंटायर फंक्शन, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन होता है। मुझे इसका टेलर सीरीज फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड टेलर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन, और मैं ले रहा हूँ इन द नेबरहुड ऑफ टेलर सीरीज या टेलर एक्सपांसन ऑफ साइन जेड इन द नेबरहुड ऑफ 0 के नेबरहुड में, है ना। अब देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ये होता है आपको, अब ये चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी 2 टू इन्फिनिटी ये होता है ना। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर n इक्वल टू 0 टू, मैं जो बेसिकली फार्मूला होता है वो मैं लिख रहा हूँ 0 टू इन्फिनिटी एफएनथ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा अपॉन फैक्टोरियल एन जेड माइनस अल्फा होल पावर एन। ये हो गया। इसको आप ब्रेक कीजिए, अलग अलग इसको एक्सपांड कीजिए, है ना। तो क्या मिलेगा,
n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ जीरो ऑफ अल्फा, तो एफ जीरो ऑफ अल्फा का कोई रूल नहीं है ना, 0 पर हमें ये समझना है कि एफ ऑफ अल्फा है डायरेक्ट। जब 1 रखेंगे तब फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 रखेंगे तब सेकंड डेरिवेटिव, 3 रखेंगे थर्ड डेरिवेटिव। क्लियर है, 0 का कोई मीनिंग यहाँ पर, 0 का मतलब 0 का त्यों है ना, यानी कि एज इट इज़ एफ ऑफ अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस, अब चूंकि मैं 0 ये हो गया। अच्छा, इन द नेबरहुड ऑफ मैं देख रहा हूँ 0 पर, तो 0 पर देख रहा हूँ तो मैं जो ये फार्मूला में डायरेक्ट मुझे ये यूज़ करना था, कोई बात नहीं, मैं अगर लिख दिया हूँ तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ले लेता हूँ ये 0, ठीक है, और ये होगा z पावर, क्योंकि मैं 0 के नेबरहुड में देख रहा हूँ तो ये होगा फार्मूला। अब फर्स्ट देखिए n इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो 0 रखने का मतलब क्या होता है, 0 रखने का कोई यहाँ मीनिंग नहीं है, 0 रखने का मतलब ज्यों का त्यों। जब 1 रखेंगे तब क्या होगा, एफ डेज ऑफ 0, 2 रखेंगे तो एफ डबल डेज ऑफ, 3 रखेंगे एफ ट्रिपल डेज ऑफ 0, ये ध्यान रखना है। तो एक्सपांसन कीजिए, तो एफ ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू जेड पावर 0 प्लस एफ डेज ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू जेड पावर 1 प्लस एफ डबल डेज ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड स्क्वायर, एफ ट्रिपल डेज ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 है ना, प्लस एंड सो ऑन इंटू जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये एफ ऑफ 0 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जेड साइन जेड है, तो एफ डेज ऑफ जेड कितना होगा, कॉस जेड, यहाँ से ना एफ डबल डेज ऑफ जेड माइनस साइन जेड, एफ ट्रिपल डेज ऑफ जेड माइनस कॉस जेड। क्लियर है, कोई इसमें है ना प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब 0 रखिए तो एफ ऑफ 0 साइन 0 0, एफ डेज ऑफ 0 कॉस 0 1, एफ डबल डेज ऑफ 0 माइनस साइन 0 0, एफ ट्रिपल डेज ऑफ 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1, उसके बाद फिर 0 आएगा, ऐसे बढ़ेगा है ना। अब ये हो गया 0 है ना, अब फिर यहाँ पर एफ डेज ऑफ 0 है 1 तो प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 जेड प्लस ये हो गया फिर से 0 प्लस ये हो गया आपका माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड क्यूब, अब फिर 0 होगा फिर माइनस, ऐसे चलेगा है ना। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू, सॉरी ये प्लस होगा फिर है ना। तो यहाँ पर इस आप सॉल्व कीजिए तो नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा +1 आएगा है ना, नेक्स्ट इसके जस्ट नेक्स्ट वाला 0 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट +1 आएगा, फिर नेक्स्ट 0, फिर नेक्स्ट -1 आएगा, इस टाइप से बढ़ेगा। अब ये जो मिला ये आपका है एफ ऑफ जेड मतलब साइन जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस जेड पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, ठीक है, इन द नेबरहुड ऑफ 0। और यही इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो आपको पता होगा कि साइन जेड की वैल्यू ये कहाँ से निकलता है, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, अब टेलर एक्सपांसन से निकलता है। ये जितने फार्मूलाज है रियल लाइन में, रियल में भी ट्रू था ना, यहाँ भी निकल रहा है और यहाँ टेलर एक्सपांसन के थ्रू निकल रहा है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब अगर हम कॉस के निकालना चाहें तो कॉस का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस जेड। अब फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम निकालेंगे सेम वही, इन द नेबरहुड ऑफ 0 ही निकाला जाता है ना, ये हो गया। अब फार्मूला सेम है, वैल्यूज़ बदलेगा बिकॉज हियर वी पुट कॉस जेड, सो वैल्यूज़ आर चेंज। तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड इक्वल टू हमारे पास है कॉस जेड, एफ डेज ऑफ जेड इक्वल टू माइनस साइन जेड और एफ डबल डेज ऑफ जेड इक्वल टू माइनस कॉस जेड, एफ ट्रिपल डेज ऑफ जेड इक्वल टू है ना आपका होगा माइनस माइनस प्लस साइन जेड, और इस तरीके से आगे बढ़ता है। कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कॉस जेड आपने लिया, कॉस जेड का होगा माइनस साइन जेड, फिर करोगे तो माइनस कॉस जेड, फिर से करें तो माइनस माइनस प्लस साइन जेड, ऐसा बढ़ता जाएगा। नाउ एट 0 कॉस 0 1, इसी तरीके से एफ डेज ऑफ 0 0, एफ डबल डेज ऑफ 0 -1, एफ ट्रिपल डेज ऑफ 0 ये होगा 0, ऐसे बढ़ता जाएगा। पुट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 बाई फैक्टोरियल 0 होता है 1 इंटू जेड पावर 0, जेड पावर 0 मतलब ये भी हो गया 1, ठीक। अब यहाँ पर जो वैल्यू है अपना है क्या बोलते हैं ये एफ डेज ऑफ 0, वो कितना है 0, तो 0 प्लस एफ डबल डेज ऑफ 0 ये है माइनस, तो -1 बाई फैक्टोरियल 2 जेड स्क्वायर प्लस इनकी जो वैल्यू फिर से क्या है आपका, इनकी वैल्यू जो है 0 है 0। अब जब सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा वो होगा प्लस
1 बाई फैक्टोरियल 4 जेड। ये जो एफ ट्रिपल डेस 0 0 आया, एफ फोर्थ डेस 0 निकालेंगे तो +1 आएगा। आप यहीं से देख लीजिए ना, एफ फोर्थ डेस क्या होगा, कॉस जेड आएगा, तो एफ फोर्थ डेस ऑफ 0 क्या होगा, 1 आएगा, दैट्स इट। तो ये हो गया, आप फिर 0 आएगा, फिर माइनस, ऐसे बढ़ता जाएगा कंटिन्यू। तो फाइनली आपके पास जो मिलेगा कॉस जेड वो होगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस जेड पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन इन द नेबरहुड ऑफ 0। ये होता है कॉस जेड। सिमिलरली ई टू दी पावर जेड को आप निकालिए, आपके लिए होमवर्क, ई टू दी पावर माइनस जेड का आप निकालिए, ठीक है। और निकाल के आपको क्या मिलेगा आपको पता है। आप जब निकालेंगे तो फाइनली जो फार्मूला आपने निकाला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपने फाइंड किया साइन जेड, ये मिला जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। फिर आपने निकाला कॉस जेड और ये निकला 1 माइनस, है ना, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। अब आप ये निकालिए तो ये ज़रूर आपको ऐसे निकलते दिखेगा 1 प्लस जेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप ये निकाल कर जरूर देखिएगा तो 1 माइनस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एंड सो ऑन। क्लियर हुआ। ये सभी जो है इन द नेबरहुड ऑफ 0। एक चीज़ कॉमन है, ये सब के सब जितने भी है ना log 1 प्लस जेड, log 1 माइनस जेड, है ना, ये सभी का आप जितने भी एक्सपांसन फार्मूला निकला है ये आप याद रख लीजिए कि 0 के नेबरहुड के करस्पॉन्डेंस ही निकलता है और 0 के नेबरहुड के करस्पॉन्डेंस ही निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे log 1 प्लस जेड, log 1 माइनस जेड, ये भी 0 के नेबरहुड में ही पॉसिबल है, 0 के नेबरहुड में ही फार्मूला निकल के सामने आता है। तो ये क्या निकलता है, जेड प्लस माइनस जाता है, जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन, ये पूरा माइनस रहता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपांसन फार्मूला है, इसे आपको याद रखना है और सबके सब इन द नेबरहुड ऑफ 0 निकलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो मैं लिखा देता हूँ। रिजल्ट्स फर्स्ट, टेलर सीरीज या टेलर एक्सपांसन इज यूनिक फॉर एनी फंक्शन। तो क्या है, टेलर एक्सपांसन किसी भी फंक्शन के लिए, मतलब कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो उनके करस्पॉन्डेंस आप जब टेलर एक्सपांसन निकालते हैं वो यूनिक होता है। ऐसा नहीं आप साइन जेड का आपने निकाला तो वो साइन जेड के थ्रू जो निकला हुआ है वो किसी दूसरे का नहीं होगा, साइन जेड का साइन जेड के लिए ही होगा, कॉस के लिए कॉस का ही फार्मूला निकलेगा, समझ रहे हैं। तो जितने भी टेलर एक्सपांसन होते हैं हर एक एनालिटिक फंक्शन के लिए यूनिक होते हैं, कन्फर्म। तो टेलर एक्सपांसन इज यूनिक फॉर एनी फंक्शन। सेकंड पॉइंट है, इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन ए एन जेड पावर एन बी एन एनालिटिक फंक्शन इन मॉड ऑफ जेड लेस देन आर, देन वी कंक्लूड दैट केस 1 दिस, केस 2 दिस। अब देखिए क्या है, फंक्शन क्या है आपका, एनालिटिक है। देखिए फंक्शन को मैंने टेलर एक्सपांसन के फॉर्मेट में लिया, सीरीज़ के फॉर्मेट में लिया, एनालिटिक फंक्शन है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पावर सीरीज़ है, ये पावर सीरीज़ है और ये कन्वर्जेंट होगा तब इनका सम एग्जिस्ट करेगा। तो इनका जो सम है वो क्या होता है, कि एनालिटिक फंक्शन होता है। परफेक्ट। तो मैंने डायरेक्ट अब जो इनका जो सम है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो सम को ही डायरेक्ट मैंने एफ ऑफ जेड लिखा है, ठीक है। इनका जो सम होता है वो एफ ऑफ जेड है, एनालिटिक फंक्शन होता है, वो हम लेकर चल रहे हैं किसमें, इन द नेबरहुड ऑफ 0, या फिर आप कह सकते हैं मॉड ऑफ जेड लेस देन आर में। तो ये कुल मिला के ये है कि कोई भी आप एक ने फंक्शन लिया, एनालिटिक फंक्शन लिया जो मॉड ऑफ जेड लेस देन आर में डिफाइन है। अब एनालिटिक फंक्शन है तो 0 के अराउंड इसका जो भी आपका एक्सपांसन है, टेलर एक्सपांसन, वो ये है। तो फंक्शन एनालिटिक है 0 के नेबरहुड में और इनका ये टेलर एक्सपांसन है, ठीक है। तब हम कंक्लूड करते हैं कि दो सिचुएशन, इनके जितने भी इवन कोफिशिएंट्स होंगे, बोले तो a0, इसको भी मिला करके a0, a2, a4, a6, a8 एंड सो ऑन, ये अगर एक साथ 0 होते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो है ना, जितने भी ऑड वाले कोफिशिएंट्स हैं वो सभी बचेंगे, ऑड वाले पावर बचे होंगे, यानी समेशन है ना a1z। तो अब इसको तोड़ेंगे तो क्या, a1z प्लस a1z प्लस a3z क्यूब प्लस a5z पावर 5, इस फॉर्मेट में, तो वो ऑड फंक्शन का फॉर्मेट होगा। क्लियर है।
एफ ऑफ माइनस जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड होता है वो इवन होता है, एफ ऑफ माइनस जेड इक्वल टू माइनस एफ ऑफ जेड होता है ये ऑड होता है, ये ऑड का सिचुएशन होल्ड करेगा। आप सोचिए ना, जितने भी इवन कोएफिशिएंट है सबके सब जीरो हो गए हैं, तो बचे वो ऑड वाला सिचुएशन ना, तो ऑड फंक्शन होगा। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इवन कोएफिशिएंट जीरो होने पड़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ चलता है, जस्ट अपोजिट इसको, दोनों में से कोई एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद होगा। तो ये हुआ, जैसे भी अगर ऑड कोएफिशिएंट जीरो है तो इवन बचे होंगे, मतलब इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन है तो ये क्लियर ना। इवन का कंडीशन ये होता है और ऑड का कंडीशन ये होता है, इवन और ये ऑड, ठीक। तो जब भी पावर सीरीज होगा तो उस फॉर्मेट में आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट जरूर लीजिए, है ना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। रिजल्ट्स फॉर एंटायर फंक्शन, तो देखिए फर्स्ट, जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन आर आइसोलेटेड। जो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन होते हैं उनके जीरोज आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड सेट मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, अगर मैं इसको सेट तैयार करूं, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन के जीरोस का अगर मैं सेट तैयार करूं तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। बोलने का मतलब ये है, क्लियर। तो जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन आर आइसोलेटेड, क्लियर। इसके बाद है सेट ऑफ जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज क्लोज्ड। ये खास बात है, जितने भी चूँकि आइसोलेटेड सेट है ये, और सबसे खास बात है कि ये जो है इसके अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये विद नो लिमिट पॉइंट के साथ ही क्लोज्ड है। अब बोलोगे किस टाइप के, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो आइसोलेटेड सेट है ना, तो वो क्लोज्ड होता है क्योंकि उनका क्लोजर उसी के इक्वल होता है। दैट इज़ द रीजन, क्लियर ना। ज़्यादा इसमें लॉजिक अपने को नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेट ऑफ जीरोज जो होता है उसके अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, सबके सब आइसोलेटेड होते हैं। और साथ ही साथ सेट ऑफ जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज ऑलवेज क्लोज्ड। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, सेट ऑफ जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज काउंटेबल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, ये होता है इसका मीनिंग। तो सेट ऑफ जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन हमेशा काउंटेबल होता है। अब सोचिए आपको ये दिया हो क्वेश्चन में कि सेट ऑफ जीरोज जो है अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब वो एंटायर फंक्शन कांस्टेंट होगा, स्पेशली जीरो वाला कांस्टेंट होगा, जीरो कांस्टेंट, क्योंकि नॉन जीरो कांस्टेंट जो होता है वो उनका कभी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, आप खुद सोचिए ना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू -1 है, उनका जीरो होगा, कभी वो जीरो हो ही नहीं, मतलब जीरो देगा ही नहीं, क्योंकि तो -1 ही फिक्स हुआ है। तो अगर फंक्शन अगर हम जीरो के रूप में डिफाइन कर दें, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो के रूप में, अब चूंकि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो के रूप में डिफाइन है, जेड आ रहा है पूरा सी से, तो अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स के लिए वो जीरो देगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबली मैनी जीरोस तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन जो है ट्रिवियल होगा, यानी कि जीरो कांस्टेंट फंक्शन होगा। वही तो लिखा गया कि इफ एफ इज एंटायर फंक्शन एंड सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल, तो डायरेक्टली इंप्लाइज एफ इज आइडेंटिकली जीरो, दैट इज ट्रिवियल फंक्शन। एक चीज़ और ध्यान रखिए, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उनका जो रेंज सेट होता है वो एग्जैक्टली सी होता है, यानी एफ फ्रॉम सी टू सी, और रेंज सेट भी सी के रूप में डिफाइन होता है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के रूप में डिफाइन होता है। इंटरेस्टिंग है ना, जैसे आपका e टू दी पावर z है, e टू दी पावर -z है ना, ये जो होते हैं इनका रेंज सेट c एक्सेप्टिंग सिंगलटन जीरो होता है, मतलब c से जीरो हटाना पड़ता है। लेकिन नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की खासियत ये है कि रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज c, क्लियर है। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ये तीनों रिजल्ट आप याद रखिए, लेकिन तीनों में एक थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तीनों क्या चारों में चेंज कर सकते हो। जहाँ जहाँ मैंने एंटायर लिखा वहाँ वहाँ आप क्या लिख लीजिए, एनालिटिक। सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि पूरे एनालिटिक के लिए ये ट्रू है। एंटायर फंक्शन तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट था, उनके लिए तो ट्रू है ही, एनालिटिक के लिए भी ट्रू है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार नेट में क्वेश्चंस बना हुआ है, इसलिए इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ताकि हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से क्लियर हुआ। तो मैं एक बार इसको रिवाइज दे देता हूँ। रिजल्ट्स फॉर अब ये हो गया एनालिटिक फंक्शन के लिए। तो क्या हुआ, जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेटेड, ठीक है। सेट ऑफ जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन इज क्लोज्ड, सेट ऑफ जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन इज काउंटेबल, इफ एफ इज एनालिटिक फंक्शन एंड द सेट ऑफ जीरोज इज अनकाउंटेबल, समझ लीजिए आइडेंटिकली जीरो इन ट्रिवियल फंक्शन होगा। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनसे फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।